हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस लाइव वीडियो में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के बारे में। और एग्जाम आपका आने वाला है, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपके सेमेस्टर एग्जाम अच्छे तरीके से हो जाएं, इसलिए हम पूरा आपका जो भी सेकंड सेमेस्टर में है वो सारा कुछ एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं यह है बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड सेमेस्टर का सभी 8 यूनिट्स। आपको पता है कि सेकेंड सेमेस्टर में आपके 8 यूनिट्स हैं। सभी 8 यूनिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपसे ऑप्शनल पूछे जा सकते थे वो सारे क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले भी तमाम सारी वीडियोस आपको मिल चुकी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम थ्योरी वाली भी लेकर के आने वाले हैं एक वीडियो में, जिसमें थ्योरी से रिलेटेड क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके मेरे दोस्त, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग ज्वाइन कर सकें। एंड क्वेश्चंस का आप लोग लगातार आंसर भी दे सकते हैं, जिससे कि चीज़ें और भी क्लियर हो सकती हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पॉलिटिक्स जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कौन से शब्द से हुआ है। पॉलिटिक्स जो है ये कौन से शब्द से उत्पत्ति हुआ है, पॉलिस से या फिर आपके जो है पॉलिटिया से, या ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, तो पॉलिटिक्स जो है इस शब्द की व्युत्पत्ति हुई है पॉलिस शब्द से। ए नंबर ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होगा। यहाँ पर ये ए और बी दोनों दिया हुआ है जो कि मुझे गलत लग रहा है। मेरे हिसाब से पॉलिस सही होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि लॉक जो थे, जॉन लॉक, वो किस चीज का समर्थन करते थे। जॉन लॉक राजतंत्र का समर्थन करते थे, या संवैधानिक राजतंत्र का, या तानाशाही का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जॉन लॉक थे ना, वो संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक थे। यानी कि वो कहते थे कि राजतंत्र हो कोई बात नहीं, लेकिन वो राजतंत्र कैसा हो, संवैधानिक हो, यानी कि उसमें एक संविधान हो और संविधान के अनुसार ही राज्य क्या हो, चल रहा हो। अगला क्वेश्चन है आपके पास तीसरा नंबर का क्वेश्चन कि सुपर और एनस इन शब्द को कौन से भाषा से लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सुपर और एनस जो शब्द है वो फ्रेंच से लिया गया, अंग्रेजी से, लैटिन से, ग्रीक से, किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रेंच भाषा से। अगर आपने हमारा जो अति लघु उत्तरीय वाला क्वेश्चन सीरीज था, या लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ये आपने वीडियो देखी हुई है ना, तो ये जितने भी क्वेश्चन है आप इजीली इनका आंसर दे पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी क्या है इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आपके ऑप्शनल हो रहे हैं तो आप यही केवल देख सकते हैं, आपके अगर लिखित हो रहे हैं तो आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। एंड अगर आप उन वीडियोज को देख लेंगे तो ये अपने आप ही चीजें हो जाएंगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि राज्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतर जो स्टेट है, तो जो स्टेट जो है वो स्टेटस शब्द से निकला है। तो ये स्टेटस जो है ये कौन से भाषा का शब्द है, भारतीय भाषा है, आंग्ल भाषा है, ग्रीक भाषा है, लैटिन भाषा है, कौन सी भाषा है। तो जो ये स्टेटस शब्द है ये लैटिन भाषा से आया हुआ। कौन सी भाषा से, लैटिन भाषा से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन इस कथन से सहमत नहीं है कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है। कौन इस कथन से सहमत नहीं है कि जो राजनीति शास्त्र है वो विज्ञान नहीं है। आपके ऑप्शन हैं अरस्तु, मैटलैंड, काम्टे या बकल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लगभग हर बार अगर आपके ऑप्शनल पेपर हो रहे हैं ना तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये बात कहा हुआ है अरस्तु ने। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये राजनीति शास्त्र जो है विज्ञान नहीं है, ऐसा अरस्तु का मानना था। अगला क्वेश्चन है आपके पास जो है ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑस्टिन ने जो पुस्तक लिखा हुआ था उनकी, वो कौन सी सबसे फेवरेट पुस्तक थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका कि लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेवंथ नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि राजनीति शास्त्र मूल्यों के अधिकृत निर्धारण का अध्ययन करता है जो शक्ति के वितरण एवं प्रयोग से प्रभावित होता है। ऐसी परिभाषा किसने दिया है। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट डेहल, डेविड ईस्टन, हेरल्डास्की या लेनिन। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेविड ईस्टन ने यह परिभाषा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि किसने राजनीति की परिभाषा इस तरीके से दिया है कि राजनीति किसी परेशानी को ढूंढने, उसे खोज निकालने, चाहे उसका अस्तित्व हो या ना हो, उसका कारण बताने और गलत हल ढूंढ निकालने की कला है। ऐसा किसने कहा था, सर अर्नेस्ट बेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इस तरीके के वाक्यांश को दिया हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया और इसका मतलब एकदम इजी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये चीज मतलब और किसी ने कही ही नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके पास 9th नंबर का क्वेश्चन कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा है। आपके ऑप्शन है लास्की, गेटल, सेवाइन, मार्क्स। तो किसने लिखा हुआ, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस एग्जाम में पूछा गया, आप यहां पर देख सकते हैं खुद ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लास्की।
अगला क्वेश्चन है आपके पास कि प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसको माना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार मतलब लगभग हर बार पूछा गया है कि प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कौन माना जाता है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, काम्टे। तो किसको मानते हैं? अरस्तु को मानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको रट लीजिएगा और आई होप आप सभी लोग इसको जानते ही होंगे। ये आप देख सकते हैं कितने सारे ईयर्स में लगातार अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ये पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत और राजनीति विज्ञान का अंत, आरंभ और अंत दोनों राज्य से होता है। ऐसा किसने कहा है? आपके ऑप्शन है लास्की, बेपर, गार्नर या लासबेल। तो इसको रट लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गार्नर। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीति कब, कहां और कैसे प्राप्त हुई। ऐसा किसने कहा है कि उसी का अध्ययन है? तो ऐसा कहने वाले अरस्तु हैं कि लासबेल हैं कि लास्की हैं कि कोल हैं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एच.डी. लॉसबेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान मानता है। निम्नलिखित में से कौन जो है राजनीति विज्ञान को क्या कह रहा है कि अधिपति विज्ञान है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है आपसे। आपके ऑप्शन हैं अरस्तु, मैकियावेली, प्लेटो, मार्क्स। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि राजनीति विज्ञान इतिहास का फल है और इतिहास जो है ये राजनीति विज्ञान की जड़ है। ऐसा किसने कहा है? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड एक्टन के कथन है, बिलोवी का कथन है, जे.आर. सीले का है या फिर आर.एन. गिलक्राइस्ट का। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, सीले महोदय का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटलिन। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कैटलिन। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ये भी तो आप सभी लोगों को पता होगा कि पॉलिटिक्स किसकी रचना है? अरस्तु की रचना है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने की बात तो बहुत दूर की है, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। लगभग हर ईयर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मतलब इग्नोर ही नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम टाइम पे ये पूछा गया है। और ये कहने वाले थे बकल। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वकल महोदय ने इस तरीके की बात रखी हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द जो पॉलिटिक्स है ये यूनानी भाषा से किस शब्द से बना हुआ है? ये पहला नंबर का क्वेश्चन याद करो। पहला नंबर का क्वेश्चन, ये जो पर्यायवाची ये पॉलिटिक्स है वो है, तो इसको इंग्लिश में लिखा हुआ था बस। तो ये कौन से शब्द से लिखा हुआ था? पॉलिस। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का कि राजनीति संभव प्राप्य की कला है, वह अगले सर्वोच्चतम की कला है। ऐसा किसने कहा है? आपके ऑप्शन है अरस्तु, बिस्मार्क, काम्टे, ब्राइस। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑटोबान बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन कि राज्य शब्द जो है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया? आपके ऑप्शन है मैकियावेली, सिसरो, बोधा, हेगल। तो किसने किया हुआ था? मैकियावेली ने राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन कि ये तो हो गया है। 21 नंबर का क्वेश्चन कि किसने कहा कि इस राज्य इस धरा पर ईश्वर का अवतरण है। ऐसा कहने वाले कौन थे? बेंथम, मेल्स, हेगल या फिर मार्क्स। तो ऐसा कहने वाले थे हीगल। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्योंकि हीगल जो थे आदर्शवाद को मानते थे और ईश्वरीय जो है राजतंत्र को मानते थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 की राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धतियों में आगमनात्मक पद्धति का संबंध किससे है? जो आगमनात्मक पद्धति है उस पद्धति का संबंध किससे है? रॉल्स से है, रूसो से, वार्कर से, मेल्स से। तो आगमनात्मक पद्धति का संबंध इन चारों में से रॉल्स से है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग पूछा जाता है कि प्लेटो के अनुसार जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, या पूछ लेता है क्वेश्चन कि आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका ऑप्शन है 10,000, 20,000, 5,000, 5,000, 40। तो जो है प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5,040 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन कि राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया। आपके ऑप्शन है विलियम गॉडविन, अरस्तु, गैरीज, जॉन जेनेट। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पॉल गॉडविन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। ऐसा किसने कहा है? राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान में किया जा सकता है, किसने कहा है? आपके ऑप्शन है गैटेल, गार्नर, गिलक्राइस्ट, लिकाक। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गेटेल का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिख रहा है कि राजनीति विज्ञान को राज्य का विज्ञान कहा जा सकता है।
ऐसा किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान को राज्य का विज्ञान कहा जा सकता था? तो ऐसा कहने वाले थे गैटिल महोदय। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजनीति शास्त्र को वह विज्ञान है जिसके द्वारा सभ्यता की रक्षा की जा सकती है। ऐसा किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा हम एक कल्चर को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं? तो ऐसा कहने वाले थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ऐसी बात कही हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से अर्थशास्त्र पूंजी से, जीव विज्ञान जीवन से, बीजगणित अंकों से और रेखा गणित स्थान और परिमाण से संबंधित है। मतलब एकदम कनेक्टेड है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले थे दोस्त प्रोफेसर सीले। प्रोफेसर सीले ने यह बात कही हुई थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 4th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से राजनीति शास्त्र के प्रयोग का सुंदर उदाहरण क्या है? तो राजनीति शास्त्र के प्रयोग का सुंदर उदाहरण आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1919। अगर आप पढ़ोगे, जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया हुआ था जलियांवाला बाग के बाद, तो वो राजनीति शास्त्र के प्रयोग का एक सुंदर उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 5th नंबर का क्वेश्चन। ये कह सकते हैं, देख सकते हैं आप, कह रहा है राजनीति विज्ञान में ऐतिहासिक पद्धति को अपनाने वाला पहला विचारक कौन था? राजनीति विज्ञान में ऐतिहासिक पद्धति को जो है अपनाने वाला पहला विचारक था अरस्तु। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इन चारों में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन? अरस्तु। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 6th नंबर का क्वेश्चन कि राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी को ऐतिहासिक तथा पर्यवेक्षण अध्ययन विधि के साथ साथ दर्शन का भी सहारा अवश्य लेना चाहिए। ऐसा किसने कहा था? तो ये कथन था दोस्त जो है गिलक्राइस्ट महोदय का। गिलक्राइस्ट महोदय का ये विचार था कि राजनीति शास्त्र का अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको ऐतिहासिक तथा पर्यवेक्षण अध्ययन विधि तो अपनाना ही चाहिए, साथ साथ उसको थोड़ा सा फिलॉसफी, थोड़ा सा दर्शन का भी सहारा लेना चाहिए, जिससे कि और भी अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा सके। तो गिलक्राइस्ट महोदय ने ये चीज़ कहा हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि राजनीति शास्त्र की दार्शनिक अध्ययन विधि का प्रवर्तक कौन है? तो राजनीति शास्त्र का दार्शनिक अध्ययन विधि जो है उसका प्रवर्तक है प्लेटो। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन है? प्लेटो। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि पर्यवेक्षण पद्धति को अपना करके लिखी गई राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। पर्यवेक्षण पद्धति को जो है फॉलो करके राजनीति शास्त्र की कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो द मॉडर्न डेमोक्रेसीज। द मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो पुस्तक है ये पर्यवेक्षण विधि को अपना करके लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 9th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि राजनीति विज्ञान में कुछ नया नहीं है, कुछ सत्य नहीं है तथा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई अर्थ हो। ऐसा किसने मतलब ये कह करके बेइज्जती किया हुआ था? तो ऐसा कहने वाले थे एमसर्न। एमसर्न ने इस तरीके से जो है अपने विचार रखे हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। ऐसा किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान जो है वो केवल सरकार का अध्ययन है? ऐसा कहने वाले थे लीकाक महोदय। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लीकाक ने कहा हुआ था कि राजनीति विज्ञान जो है वो केवल सरकार का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि किस दार्शनिक ने राजनीति शास्त्र को जो है विज्ञान माना है? कौन सा ऐसा दार्शनिक है जिसने राजनीति शास्त्र को विज्ञान माना है? तो आपके सामने जो तीनों दिख रहे हैं ना, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस, इन तीनों ने ही जो है राजनीति शास्त्र को क्या कहा हुआ है कि एक तरीके का विज्ञान है। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन कि 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में राजनीति शास्त्रियों का सम्मेलन हुआ था कौन से जगह पर? 1948 में यूनेस्को के एक जगह पर जो है सम्मेलन हुआ था, तो ये हुआ था दोस्त पेरिस में। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या? पेरिस में ये सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है आपसे कि राजनीति विज्ञान में भूत, भविष्य और वर्तमान का अध्ययन किया जाता है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले थे गिलक्राइस्ट महोदय। और गिलक्राइस्ट महोदय का विचार था कि अगर आपको राजनीति को समझना है ना और अच्छे तरीके से उसको यूज करना है तो आपको उसका अतीत पता होना चाहिए, भविष्य पता होना चाहिए और वर्तमान में उसका कैसे यूज करना है ये चीज़ पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 महोदय कह रहे हैं कि मतलब कहना है 14 में कि किसके अनुसार जो है राजनीति शास्त्र वो क्रिया है। क्रिया में आप वार्तालाप कह सकते हैं, तर्क कह सकते हैं, विचार विमर्श, बल प्रयोग, ये सभी चीजें आप कह सकते हैं क्रिया के अंदर, जिसके द्वारा किसी प्रश्न के लिए संघर्ष किया जाता है अथवा वो प्रश्न हल किया जाता है। तो ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ये विचार था जो है एडवर्ड कैनफील्ड का। एडवर्ड कैनफील्ड महोदय ने ये विचार रखा हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है आपसे राजनीति शास्त्र मूल्यों के अधिकृत निर्धारण का अध्ययन करता है जो शक्ति के वितरण और प्रयोग से प्रभावित होता है। ऐसी परिभाषा दिया हुआ है किसने?
तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, डेविड ईस्टन ने ये बात रखी हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 16 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि किसने राजनीति की परिभाषा इस तरीके से दिया हुआ है कि राजनीति जो है वो किसी परेशानी को ढूंढने, उसे खोज निकालने, चाहे उसका अस्तित्व हो या ना हो, उसका कारण बताने और उसका गलत हल ढूंढ निकालने की कला है। ऐसा किसने कहा हुआ था, तो ये विचार जो था ये अर्नेस्ट बेन का विचार हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सर अर्नेस्ट बेन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज जो है इस पर एक ग्रंथ लिखा गया था इस नाम से कि द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। इसको किसने लिखा था, तो इसको लिखने वाले थे दोस्त कोलमैन। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या, कोलमैन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि राजनीति विज्ञान का काम मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार के उस भाग का अध्ययन करना है जो उसकी राजनीतिक भूमिका है। ऐसा किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान जो है उसका मेन काम यही है कि मनुष्य का जो पूरा व्यवहार है ना उसमें से वो पार्ट का अध्ययन करना जहां से वो राजनीति से कनेक्टेड है। तो ऐसा कहने वाले थे डॉन बोवेन। डॉन जो बोवेन महोदय थे उन्होंने ये तरीका का विचार दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि किसके अनुसार आप जीवन के उस भाग को जिसे राजनीति कहा जाता है अथवा संगठन के उस अंग को जिसे राज्य कहा जाता है मानव समाज के पेचीदे ढांचे से अलग करके जो है समझने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। मतलब किसने विचार रखा हुआ था कि जो जीवन है का वो भाग जो राजनीति से जुड़ा हुआ है जिसको हम राजनीति कहते हैं, या संगठन का वो अंग जिसको राज कहा जाता है, तो राजनीति और राज्य को मानव समाज से अलग निकाल करके आप नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसा कहने वाले थे क्रॉसमैन। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि हम प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं, हम मनुष्य के आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं, हमारी भविष्यवाणी इस बात से सीमित है कि तथ्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। ऐसा कहने वाले कौन विचारक थे जिसने ये तरीके की बात रखी थी, तो ये थे लास्की। लास्की महोदय ने कहा कि हम प्रवृत्तियां जो है एक व्यक्ति का जो प्रवृत्ति है, बिहेवियर है, वो देख करके उसका अध्ययन करते हैं और उसके अनुसार जो उसकी प्रवृत्ति है उसके अनुसार अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब हमारी भविष्यवाणी इस बात पर सीमित होती है या इस बात पर उसका करेक्ट होने या गलत होने की संभावना है कि जो हमारे पास तथ्य आए हुए हैं वो कैसे हैं, क्योंकि तथ्यों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये किसने कहा कि राजनीति जो है विज्ञान समाज विज्ञान का वो भाग है जो राज्य की नींव और शासन व्यवस्था का जो सिद्धांत है उसमें बात किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पॉल जेनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति कौन सी है, तो जो आप देख सकते हैं आगमनात्मक पद्धति ये भी है, जो है आगमनात्मक पद्धति या इसको आप व्याक्ति मूलक कह सकते हैं, निगमनात्मक कह सकते हैं है और सादृश्यात्मक है। ये सभी पद्धतियां जो है कहीं ना कहीं यूज होती है राजनीति विज्ञान को समझने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान के प्रवेक्षणात्मक पद्धति का प्रबल समर्थक रहा है। तो राजनीति विज्ञान का जो प्रवेक्षणात्मक पद्धति था इसका जो है समर्थक रहा है लॉर्ड ब्राइस। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लॉर्ड ब्राइस। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य और जो है अल्पकालिक था। ऐसा किसने कहा था कि शुरुआती का जो हमारा टाइम पीरियड था उस अवस्था में मनुष्य का जो लाइफ था, लाइफ स्टाइल था, वो एक तरीके से निर्धन था, गरीबी की तरफ था, कुत्सित था, पशु जैसा था या अल्पकालीन था। ऐसा किसने कहा हुआ है, ये विचार किसने दिया हुआ है, तो ऐसा कहने वाले थे दोस्त हॉब्स। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है, हॉब्स। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि किस मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता से सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो है अपने स्वभाव से और आवश्यकता से जो है सामाजिक प्राणी है, ऐसा किसने कहा हुआ, तो ऐसा कहने वाले हैं दोस्त अरस्तु। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है आपसे कि राजनीति शास्त्र के मूल तत्व का लेखक कौन है। राजनीति शास्त्र के मूल तत्व नाम का एक ग्रंथ है जिसका लेखक कौन है, तो इसके लेखक है दोस्त लास्की। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लास्की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि राज्य के कितने तत्व होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो तो सही कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो राज्य के कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है,
चार तत्व होते हैं राज्य के। अगला क्वेश्चन है आपके सामने थर्ड नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है। तो आप देखोगे जो एक जमीन होता है भूभाग, ये भी राज्य का तत्व है। संप्रभुता भी राज्य का तत्व है। गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, राज्य का तत्व है। और एक तत्व क्या होता है, जनता। ये चार तत्व होते हैं जो है एक राज्य के। तो इसमें से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है, तो राजनीतिक दल जो है ये राज्य का तत्व नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि सामाजिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। सामाजिक चेतना क्या है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक सामाजिक कारक है। आपके ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। तो राज्य की जो चेतना है, राजनीतिक चेतना, वो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का विकासवादी सिद्धांत का कारक है। किस सिद्धांत का, विकासवादी सिद्धांत का कारक है राजनीतिक चेतना। अगला क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कि किसने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर जो है अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच समझौता है। ऐसा किसने कहा हुआ है, तो ऐसा विचार रखने वाले, ऐसी बात कहने वाले हैं हॉबमैन महोदय। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्या, हॉबमैन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से कौन एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो ये तीनों के बारे में हमने आपसे ऑलरेडी बात कर रखा है कि राज्य के आवश्यक तत्व हैं। जो ये पंथ निरपेक्षता है, ये राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, क्योंकि कई सारे राष्ट्र हैं जिनमें जो है पंथ निरपेक्षता, धार्मिक निरपेक्षता, ये चीज नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 7 नंबर का क्वेश्चन कि राज्य का उद्देश्य व्यवस्था और संपत्ति का अधिकार करना है। यह कथन किसका है, तो ऐसा कथन या ऐसे विचार रखने वाले हैं लॉक महोदय। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, तो इसमें आप देख सकते हैं 3 चीजें तो हमने आपको बता ही दिया। ये आपको अलग दिख रहा है, धर्म, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। ऐसा कहने वाले विचारक कौन थे, तो इस तरीके का विचार रखने वाले विचारक थे टी.एच. ग्रीन। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टी.एच. ग्रीन इस तरीके का विचार रखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से राज्य के साम्यवादी सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था जिसने साम्यवादी सिद्धांत पर बात किया हुआ था, तो ये थे दोस्त हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि कल्याणकारी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण काम जो है उन दशाओं का निर्माण करना है जो निश्चित करता है। किस चीज का निश्चित करता है, तो कल्याणकारी राज्य क्या करता है, सामाजिक न्याय को निश्चित करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और उसकी जो निरंतरता है वो सद जीवन के लिए है। ऐसा कहने वाले विचारक कौन थे, तो इस तरीके का विचार देने वाले थे अरस्तु महोदय। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या, अरस्तु। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है। राज्य को विकास को प्रभावित करने वाले काम जो है राजनीतिक दल नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थक है। राज्य के जो है उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है कि राज्य जो है अचानक से नहीं बना बल्कि धीरे धीरे विकसित होते हुए बना है, तो इस तरीके का समर्थक है लास्की महोदय। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति का संविदावादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। संविदावादी सिद्धांत के समर्थक में बोधा का नाम नहीं आता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये बोधा जो है ये इस चीज का समर्थक नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 16 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि किसने कहा कि राज्य का मानवीय आधार जनता है, कि राज्य का जो मानव से रिलेटेड आधार है वो क्या है, जनता है। अगर जनता ही नहीं रहेगी तो राज्य का मानवीय आधार क्या होगा, तो ऐसा कहने वाले हैं ब्राइस महोदय। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन कि वर्ग संघर्ष राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से समर्थित है। जो मार्क्स ने जो है वर्ग संघर्ष के बारे में बात किया हुआ है, तो राज्य के जो है उत्पत्ति के कौन से सिद्धांत से समर्थन रखती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। राज्य की उत्पत्ति ने जो मार्क्स ने अपना सिद्धांत दिया हुआ है ना, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, मार्क्स मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है ये वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के आधार पर ही आया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि हाब्य की प्रसिद्ध रचना जिसमें उसने सामाजिक समझौता संबंधी विचार रखे हुए हैं वो जो है कौन सी है, तो वो है आपका लोबियाथन। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या, लोबियाथन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा आपको राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं लगता है। आपके ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, तो इसमें जो आप देख सकते हैं न्यायपालिका, ये अनिवार्य तत्व नहीं है, जरूरी है लेकिन अनिवार्य तत्व नहीं है। बाकी भूमि, जनसंख्या, सरकार, ये क्या है, अनिवार्य तत्व है।
अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि ये किसका कथन है कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और स्वतंत्र जीवन की प्राप्ति है। तो ऐसा कहने वाले थे आदर्शवादी अगस्तु जो है अरस्तु महोदय। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर का कि राज्य जो है वो व्यक्ति से पहले है। ये किसने कहा था? ये सब चीजें जो है ये दार्शनिक या आदर्शात्मक कह सकते हैं कि राज्य व्यक्ति से पहले है, कि व्यक्ति रहे ना रहे राज्य होना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, व्यक्ति बिना राज्य के भी रह सकता है। ये चीज भी आज कॉन्सेप्ट में आ रही है सामने, लेकिन ऐसा विचार रखने वाले थे अरस्तु। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करते हैं। ऐसा जो है कहने वाले कौन थे? तो जब शोषण की बात आ जाए, वर्ग की बात आ जाए, तो उस चीज में आप आंख बंद करके कार्ल मार्क्स की तरफ जा सकते हैं। जहां पर वर्ग आ जाए, वर्ग संघर्ष आ जाए, वहां कार्ल मार्क्स अगर आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं उस तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य जो है पारस्परिक हित, रक्षा और कल्याण है। ये किसने कहा था? तो इस तरीके का विचार रखने वाले थे हर्बर्ट स्पेंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से जो है कौन सा लक्षण जो है कल्याणकारी राज्य से रिलेट नहीं करता है? तो जो ये राज्य विहीन व्यवस्था है ना, ये कल्याणकारी राज्य से रिलेट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले इनमें से किसने किया था? इनमें से समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे रॉबर्ट ओवेन। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट ओवेन इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद स्टार्ट हो रहा है आपका यूनिट नंबर 4। पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है आपसे कि संप्रभुता एक विशिष्टता है। संप्रभुता जो है वो एक विशेषता है किस चीज की? क्या ये जनता की है, सरकार की है, संसद की है या राज्य की है? तो संप्रभुता जो एक विशेषता है ये राज्य की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि लोक संप्रभुता के दर्शन को सबसे पहले किसने जो है प्रतिपादित किया? लोक संप्रभुता के बारे में बात किया। तो लोक संप्रभुता के बारे में जो है सबसे पहले बात करने वाले थे रूसो। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रूसो ने सबसे पहले बात किया हुआ था लोक संप्रभुता के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन कि निरंकुश संप्रभुता के सबसे ज्यादा सशक्त समर्थक कौन थे? कि निरंकुश संप्रभुता होनी चाहिए, इसके लिए कौन सपोर्ट कर रहा था, समर्थक कौन था? तो ये जो आपको तीनों नाम दिख रहे हैं ना, और रूसो, हॉब्स, लॉक, इन तीनों ने ही इसका सशक्त समर्थन किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन कि रूसो का संप्रभु यानी कि शासक हॉब्स का लोबियाथन है जिसका जो है सिर कटा हुआ है, ऐसा कथन किसका है? तो ये कथन है आपका RHS क्रॉसमैन का। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण है? इन चारों में से आपको दिख रहा है संप्रभुता का लक्षण क्या है? अस्थायित्व, मौलिकता, सर्वव्यापकता या सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन कि संप्रभुता की एकलवादी धारणा प्रमुखता स्वीकार करती है। संप्रभुता जो है उसकी जो एकलवादी अवधारणा है वो प्रायः किस चीज को स्वीकार करती है? तो वो सुनिश्चित करती है श्रेष्ठ मानव को, सुनिश्चित करती है किसको? श्रेष्ठ मानव को, और उसी को स्वीकार करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 7 नंबर का क्वेश्चन कि किसने कहा कि प्रभुसत्ता नागरिक और प्रजा के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है? ऐसा प्रभुसत्ता के बारे में किसने कहा हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऐसा कहने वाले हैं बोधा महोदय। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन कि संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था? संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला पहला विचारक था दोस्त बोधा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोधा वो पहला विचारक था जिसने संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 9 नंबर का क्वेश्चन कि किसका विचार था कि संप्रभुता दैवीय और प्राकृतिक विधियों से सीमित है? ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ये बोधा महोदय था। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10 नंबर का क्वेश्चन कि किसने संप्रभुता के जो है उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? किसे संप्रभुता का उच्च धर्माध्यक्ष समझा जाता है? तो ये भी बोधा को समझा जाता है क्योंकि संप्रभुता के बारे में सब कुछ इसी ने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के जो है एकात्मवादी अवधारणा का समर्थक है? तो संप्रभुता का जो एकात्मवादी अवधारणा है उसके समर्थक है ऑस्टिन महोदय। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन कि प्रभुसत्ता के जो है एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रभुसत्ता के जो है एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन ऑस्टिन महोदय ने किया था।
अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन कि सुपर और एनस इस शब्द को कौन सी भाषा से लिया गया है, सुपर और एनिश वर्ड को। तो सुपर और एनिश जो वर्ड है, इन वर्ड्स को दोस्त लिया गया है लैटिन भाषा से। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लैटिन भाषा से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है 14 नंबर की, ये किसने कहा है कि प्रभुसत्ता राज्य का सबसे ऊपरी का इच्छा है, सर्वोपरि इच्छा है। तो ऐसा विचार रखने वाले, ऐसा कहने वाले हैं विलोबी महोदय। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, लोकप्रिय प्रभुसत्ता निवास करती है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता किसमें निवास करती है। तो एक बेहतरीन प्रभुसत्ता निवास करती है जनता में। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जनता में। अगला क्वेश्चन है आपके पास 16 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से कौन मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रवर्तक था। मूल्य का जो श्रम सिद्धांत है उसका प्रवर्तक था जॉन लॉक महोदय। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जॉन लॉक राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक है। इनमें से कौन आपको बहुलवादी चिंतक दिख रहा है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गियर्क। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गियर्क। अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक है। इनमें से कौन बहुलवादी चिंतक है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या, बोधा। बहुलवादी चिंतक कौन है, बोधा है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता का बहुलवादी अवधारणा परिलक्षित लक्षण है जो दिखाता है। तो इस प्रमुख लक्षण कौन सा है, विभाज्यता। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या, विभाज्यता। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन कि बहुलवादी विश्वास करते हैं। बहुलवादी किस चीज में विश्वास करते हैं। तो वो विश्वास करते हैं कि राज्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूह इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राज्य भी है। अगला क्वेश्चन है आपके पास आगस्टिन की संप्रभुता है। आगस्टिन की जो संप्रभुता है वो दोस्त पूर्ण रूप से बाह्यता है कि बाहर से कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, संप्रभुता कैसे दिखाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास संप्रभु जो सोवरेजियन शब्द है ये लिया गया है। ये शब्द कहां से लिया गया है, संप्रभु शब्द। तो ये लिया गया है आपका सुप्रेनस से, सुप्रेनस, सुपर, वहीं से लिया गया है जो है ये वर्ड जो है सोवरेजियन या संप्रभु। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता का लक्षण नहीं है। तो इन चारों में से आप स्थायित्व देख लो, सार्वभौमिकता, अविभाज्य देख लो और जनसंख्या देख लो। तो इसमें संप्रभुता का लक्षण जो है वो जनसंख्या नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि आगस्टिन का सिद्धांत आधारित है। आगस्टिन महोदय ने जो सिद्धांत दिया हुआ है ये सिद्धांत आधारित है किस चीज पर, बल पर आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, बल पर। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है। तो इनका प्रसिद्ध पुस्तक आपका ऑप्शन नंबर ए है, लेक्चर्स ऑन जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि विधि शास्त्र पर व्याख्यान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि 20वीं सदी में मृत्युदंड, 20वीं सदी में मृत्युदंड एक पुस्तक लिखा गया, इसके राइटर कौन है। तो इस पुस्तक के राइटर हैं दोस्त डार्किन महोदय। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या, डार्किन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 27 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन दंड व्यवस्था का आवश्यक तत्व है। तो दंड व्यवस्था जो है ना, इसका आवश्यक तत्व है कि आपके अंदर निष्पक्षता की भावना होनी चाहिए, तब आप दंड दे सकते हैं। आप किसी को अपना समझ करके, किसी को पराया समझ करके इस तरीके से दंड नहीं दे सकते हैं, जब निष्पक्षता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 28 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि कानून जो है वो नियमों का वो समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और व्यवस्था के प्रशासन पर लागू करता है। ये कथन किसका था। तो ये कथन था दोस्त प्रोफेसर सालमंड का। प्रोफेसर सालमंड का ये कथन था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 29 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन कानून का स्रोत है। तो ये आप देख सकते हैं रीति रिवाज हो गया, विधायन हो गया, न्यायिक निर्णय हो गया, ये कहीं ना कहीं सारी चीजें ही जो है कानून के स्रोत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 30 नंबर का क्वेश्चन कि शक्ति बंदूक की नली से निकलता है। ये कथन किसका है। शक्ति जो है वो बंदूक की नली से निकलता है, ऐसा किसने कहा था। ऐसा कहा हुआ था माओ तेंगुंग का, माओ से तुंग। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन कि कानून स्वतंत्रता का मित्र है, ऐसा किसने कहा था। तो इस तरीके का विचार रखने वाले थे रूसो। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता का अंग्रेजी शब्द जो लिबर्टी है, ये जो शब्द है, इस शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। तो जो ये लिबर्टी है इसका व्युत्पत्ति हुआ है लीवर शब्द से, LIBER, इससे इसकी जो है व्युत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि स्वतंत्रता और समानता असंगत हैं, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा कहने वाले थे दोस्त जो है टाकविले महोदय, डॉक्टर डी टाकविले ने यह बात कहा हुआ था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी थी, ऐसा किसका मानना है, ऐसा किसका कहना है? तो इस तरीके का विचार रखने वाले हैं जेफरसन महोदय। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि ईश्वर ने हमें जीवन दिया है और उसी ने हमें स्वतंत्रता भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 4th नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि राजनीतिक स्वतंत्रता में निहित है। राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या निहित है? तो इसमें आपका मतदान का अधिकार भी है, निर्वाचन होने का अधिकार भी है, सरकार की आलोचना का भी अधिकार है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। लेकिन आज के टाइम पे देखोगी कि आप जो है पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं, जो रूलिंग पार्टीज हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते ना आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। सरकार की आलोचना करने जाओगे तो आपकी ही आलोचना हो जाएगी, आपका जो है गवर्नमेंट कुछ भी आपके साथ कर सकती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास स्वतंत्रता के लेखक कौन है? तो स्वतंत्रता के लेखक हैं जे.एस. मिल। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, आपका जे.एस. मिल। अगला क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन कि किसने कहा कि स्वतंत्रता जो है वो अति शासन का विरोधी है, यानी कि जो अति शासन होता है, कठोर शासन होता है, उसका विरोधी है स्वतंत्रता, ऐसा कहने वाले हैं सीले महोदय। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सीले महोदय। अगला क्वेश्चन है आपके पास 7th नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपकी स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो स्वतंत्रता के किस पक्ष पर जोर देता है? तो स्वतंत्रता का जो पॉजिटिव दृष्टिकोण है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8th नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है। स्वतंत्रता से अधिकार निहित होता है और अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है, ऐसा किसने कहा हुआ था? तो ये कथन था दोस्त ग्रीन महोदय का। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन महोदय का ये कथन था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 9th नंबर का क्वेश्चन कि पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये जो बुक लिखा गया इस बुक के राइटर कौन थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी को किसने लिखा था? तो इसके राइटर थे दोस्त जे.एस. मिल। आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जे.एस. मिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास देख सकते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन कि लास्की ने किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया है? लास्की ने कौन से टाइप की स्वतंत्रता के बारे में बात किया है? तो इन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बात किया है। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि लास्की ने सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बात किया हुआ है। 11th नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में भी बात किया गया है और कुछ विद्वान उसके भी समर्थक थे। तो इसका जो प्रबल समर्थक था वो था जे.एस. मिल। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रतिपादक कौन था? तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रतिपादक था हॉब्स महोदय। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हॉब्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है परंतु वह सर्वत्र बंधनों से जुड़ा हुआ है, बंधनों से बंधा हुआ है? ऐसा कहने वाले थे दोस्त रूसो महोदय। रूसो ने कहा मनुष्य जो है वो जन्म तो स्वतंत्र रूप में लेता है लेकिन वो कहीं ना कहीं हर तरफ से बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन कि किसने कहा कि स्वतंत्रता जो है वो सभी बंधनों से मुक्ति है? स्वतंत्रता जो वर्ड है वो अपने आप में फ्रीडम के बारे में बात करता है, ऐसा कहने वाले थे कांट महोदय कि सभी बंधनों से मुक्त है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 15 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता मात्र एक प्रकार का मनगढ़ंत कल्पना है, ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ऐसा विचार था जो है जी.डी.एच. कोल का कि अगर आपके पास आर्थिक समानता नहीं है, यानी कि सभी लोग अच्छे तरीके से कमा खा नहीं रहे हैं, सभी के पास पैसा नहीं है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता कितनी भी दे दी जाए कि आप सब बराबर हो, लेकिन जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा तब तक आप बराबरी कैसे कर पाओगे किसी की? मान लीजिए सबको कह दिया कि तुम्हारे पास समान अधिकार है, अधिकारों से क्या होता है, जब तक आर्थिक समानता आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आप समान नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 16 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? तो ऐसा विचार रखने वाले थे मैकाइबर महोदय। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और समानता क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक जो है स्वतंत्रता का समर्थक है? इनमें से कौन प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है? तो प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक है रूसो महोदय। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रूसो। अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे 18 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे किस प्रसिद्ध क्रांति का परिणाम है? तो ये दोस्त परिणाम है 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ, ये उस फ्रांसीसी क्रांति का जो है परिणाम है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि लास्की ने किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया हुआ है? तो जो लास्की महोदय थे ना, इन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बात किया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। लास्की ने कौन सी स्वतंत्रता का बात किया हुआ है? सकारात्मक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसने कहा
कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने या बंधनों के उपयोग करने की शक्ति है जो करणीय और उपभोग्य हैं। तो ऐसा कहने वाले थे मिल महोदय। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, JS मिल। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर क्वेश्चन, नकारात्मक स्वतंत्रता का अवधारणा किस चीज पर बल देता है? जो नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा है वो किस चीज पर बल देता है? तो ये बल देता है दोस्त हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर। हस्तक्षेप की अनुपस्थिति यानी कि कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि ये कथन की स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकती, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्त लॉर्ड एक्टन से। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड एक्टन से ये चीज क्या है? संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समानता का प्रकार नहीं है? तो ये जो आपका नैतिक समानता है ना, ये समानता का प्रकार नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नैतिक समानता जो है ये समानता का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल्य जो है वो आधार दंड शक्ति ही है। समस्त सांसारिक जीवन का मूल्य क्या है? आधार दंड शक्ति है। ये कथन किसका है? ये चाणक्य का कथन है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर क्वेश्चन कि शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना, और जितना ज्यादा अधिकाधिक शक्ति आएगा तो अधिकाधिक भ्रष्ट करता है। ऐसा कहने वाले थे लॉर्ड एक्टन महोदय। ये विचार था इनका कि अगर आपके पास पावर आ रहा है ना तो ये आपको भ्रष्ट करेगा, और जितना ज्यादा पावर आपके पास आता जाएगा आप उतने ज्यादा भ्रष्ट होते जाओगे। ऐसा विचार था लॉर्ड एक्टन महोदय का। तो यहां से आपका अगला यूनिट स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द ग्रेटेस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक की रचना किसने किया हुआ था? किसने लिखा हुआ था इस बुक को? तो इस बुक के राइटर थे दोस्त जो है क्रोपाटकिन। क्रोपाटकिन ने इस बुक को लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि न्यासधारिता का सिद्धांत जो है ट्रस्टीशिप थ्योरी ऑफ पॉवर्टी जो है वो किसने प्रतिपादित किया था? इस सिद्धांत को किसने बताया हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे दोस्त वो थे गांधी जी। गांधी जी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अराजकतावाद के जनक थे। अराजकतावाद जो सिद्धांत था, जो थ्योरी था, इसके जनक थे जो है प्रिंस जो है क्रोपाटकिन। प्रिंस क्रोपाटकिन इसके जनक थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि व्हाट इज प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी क्या है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के राइटर कौन है? किसने ये बुक लिखा हुआ था? तो प्रोधा महोदय ने इस बुक को लिखा हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अराजकतावाद समाज की वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक होता है। ये कथन किसका है? ये कथन किसने कहा हुआ है? तो ये हक्सले महोदय का कथन है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हक्सले। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 6 नंबर का क्वेश्चन, ये किसने कहा है कि किस विचारक ने जो है निजी संपत्ति जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसको चोरी माना हुआ है? कौन सा ऐसा विचारक है जिसने कहा है कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी रखते हैं वो एक तरीके से लोगों की जो आम संपत्ति है उसकी चोरी करके रखते हैं? तो ऐसा मानना था प्रोधा महोदय का, और ये लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। देख ही सकते हैं कितने सारे ईयर्स में 1918, 1920, 21 हर ईयर में लगभग ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक करके रखना। अगला क्वेश्चन है आपके पास 7 नंबर का क्वेश्चन कि अराजकतावादी विचारधारा को वैज्ञानिक ढंग से जो है प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? कि किसने जो ये अराजकतावाद विचारधारा है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको जो है साइंटिफिकली किसने जो है प्रस्तुत किया है, रिप्रेजेंट किया है? तो ऐसा करने वाले हैं बाकनुन और जो है क्रोपोटकिन। वापनुन और क्रोपोटकिन ने इसको जो है साइंस के तरीके से जो है एड्रेस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि अराजकतावादी सिद्धांत का आधार है, जो अराजकतावादी थ्योरी है, सिद्धांत है, इसका आधार क्या है? तो अराजकतावादी सिद्धांत का आधार है राज्य विहीनता, कि राज्य नहीं हो, हर कोई अपने आप में ही शासक होगा। अगला क्वेश्चन देख ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि अराजकतावाद जो है ये प्रादेशिक और व्यावसायिक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत व्यवस्था का समर्थन करने वाली सबसे प्रथम और सबसे उच्च विचारधारा है। ऐसा किसने कहा हुआ था जो है अराजकतावाद को परिभाषित करते हुए कि अराजकतावाद ये है? तो ऐसा प्रोधा महोदय ने कहा हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का कि इनमें से कौन सा गांधी के स्वराज की अवधारणा है? गांधी के स्वराज की अवधारणा थी कि हम अगर भारतीय हैं तो हम भारतीय ही अपना शासन व्यवस्था चलाएंगे। तो स्वशासन जो है ये इनका महात्मा गांधी के स्वराज की अवधारणा थी।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 11th नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है। यह विचारधारा किससे संबंधित है कि व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति, एक पर्सन, वो अपने हित का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे श्रेष्ठ निर्णायक होता है। तो ये कहने वाले हैं अराजकतावाद। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, क्या? अराजकतावाद। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि वह सरकार सबसे श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है, मतलब जो सबसे कम शासन करती है, जो बहुत ज्यादा टॉर्चर नहीं करती है। तो ऐसा अराजकतावादियों का कहना है कि जो सबसे कम शासन करती है वो गवर्नमेंट सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, अनावश्यक बुराई है, मतलब कि राज्य की कोई जरूरत नहीं है लेकिन एक बुराई की तरह ही हमारे राज्य समाज में रहती ही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी पूछा गया है। तो इस तरीके की मान्यता रखने वाले हैं अराजकतावाद लोग। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अराजकतावाद इस तरह की विचारधारा रखता है कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आपसे अराजकतावाद का लक्षण क्या है, कैसे हमें पता चलता है कि कहीं पर अराजकतावाद चल रहा है। तो देखो, इसमें राज्य का भी विरोध होता है, कह रहा है ना राज्य होना ही नहीं चाहिए, अनावश्यक बुराई है। निजी संपत्ति का विरोध होता है क्योंकि निजी संपत्ति को क्या कहा गया है, चोरी कहा गया है। पूंजीवाद का भी विरोध हो रहा है क्योंकि पूंजीवाद भी एक तरीके की क्या है, निजी संपत्ति को बढ़ावा दे रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्या? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन कि अराजकतावाद विरोधी है। अराजकतावाद किसका विरोधी है? तो इनमें से अगर बात किया जाए तो अराजकतावाद जो है राज्य का विरोधी है। अराजकतावाद जो है ये एक तरीके से पूंजीवाद का भी विरोधी है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर देखा है पूंजीवाद का भी विरोध करता है अराजकतावाद, और कहीं ना कहीं ये एक धर्म का भी विरोध करता है। तो मेरे हिसाब से तो उपर्युक्त सभी इसका सही होना चाहिए। बाकी इसमें तो ये लगा हुआ है, बट आई थिंक कि उपर्युक्त सभी करेक्ट होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कौन है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कौन है? तो वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक के रूप में कार्ल मार्क्स को माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है एंड लगातार रिपीटेडली हर ईयर पूछा जा रहा है ये। अगला क्वेश्चन है आपके पास समाजवाद का पिता किसको कहते हैं? हु इज द फादर ऑफ जो है सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजिकल थ्योरी? तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है समाजवाद का पिता। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि समाजवाद एक गिरगिट का धर्म है। समाजवाद क्या है? एक गिरगिट जैसा ही धर्म है जो वातावरण के अनुसार क्या करता है, रंग बदल लेता है। ऐसा किसने कहा है? इस तरह कहने वाले हैं, विचार रखने वाले हैं रैमजे म्योर महोदय। अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि सामाजिक न्याय से सरोकार नहीं है। सामाजिक न्याय से सरोकार क्या नहीं है? वो स्त्री और पुरुष की जो समानता है, जो सामाजिक न्याय से सरोकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैक्सिमम टाइम पर ये पूछा जाता है। तो रॉबर्ट ओवेन द्वारा सबसे पहली बार समाजवाद वर्ड का यूज किया गया। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है आपसे कि समाजवाद एक ऐसे तोप के समान है, ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है, क्योंकि जो है हर कोई उसे धारण करता है। ये कथन किसका है? काफी इंपॉर्टेंट कथन है। ये कथन है जो है E.M. जोड का। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन कि मार्क्सवाद के समाजवाद को क्या कहा जाता है? मार्क्सवाद ने समाजवाद की व्याख्या किया हुआ है वैज्ञानिक आधार पर। तो इनका जो समाजशास्त्र को कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन कि मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है। जो मुक्त श्रम की व्यवस्था है जो उदारवाद से संबंधित है कि हर कोई मुक्त है श्रम करने के लिए, अपने हिसाब से काम करने के लिए, तो ये उदारवाद है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन कि यूटोपिया नामक जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है? तो यूटोपिया नामक जो बुक लिखी गई ना, वो टॉमस मूर ने लिखा हुआ था। टॉमस मूर के द्वारा ये लिखा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन कि किसने मार्क्सवाद को अस्तित्ववाद से संबंध करने की कोशिश माना है कि अस्तित्ववाद से जुड़ता है मार्क्सवाद? तो ऐसा काम करने वाले थे कामू महोदय। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत सरकार के जो है निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के जो है विकासात्मक कार्यक्रम हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? यानी कि जो एक सांसद होता है वो अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए कितनी राशि खत्म कर सकता है? तो एक सांसद को सांसद फंड से मिलता है 5 करोड़ रुपए, कि 5 करोड़ रुपए आप हर साल क्या कर सकते हैं, अपने जो विकास खंड है, अपना जो क्षेत्र है उसमें खर्च कर सकते हैं। 5 करोड़ रुपए मिलते हैं एक जो है सांसद को, 1 करोड़ रुपया मिलता है एक जो विधायक होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थायी संसद जो है ये भारत में कब तक अस्तित्व में रहा? तो ये रहा था 1952 तक। 17 अप्रैल 1952 तक जो है अस्थायी संसद भारत में रहा था।
अगला क्वेश्चन है आपके पास थर्ड नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रह करके काम करती है। तो जो कार्यपालिका होती है, एक्शन होती है, पुलिस होती है, ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका के अधीन होकर के काम करती है। जैसा न्यायपालिका निर्णय लेती है और उसी के अनुसार कार्यपालिका उस पर एक्शन लेती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपके संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। गैर सरकारी सदस्य किनको कहा जाता है कि जो लोग मंत्री नहीं हैं, मंत्री के अलावा जो अन्य सांसद हैं उनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि भारत में पार्लियामेंट जो है, संसद, इसका उद्घाटन कब हुआ था। तो भारत में जो पार्लियामेंट सिस्टम लाया गया ये 1927 में, जब हमारा देश गुलाम था उसी टाइम पीरियड पर ही ये चीज लागू हो चुकी थी इंडिया में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि संसद के दोनों शस्त्र जो सदन है, इनका जो सत्रावसान है ये कौन करता है। मतलब एक साथ इनको जो है अगर कभी बुलाना पड़े, दोनों का एक साथ अधिवेशन लेना हो तो ये कौन करेगा। तो ये काम करने का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रपति को कि दोनों सदनों की आपस में बात करवाए। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि किसी जो है संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है, कि ये संसद का जो सदस्य है ये अयोग्य है, ये योग्य नहीं है। तो ये काम भी किसका होता है, राष्ट्रपति का ही होता है। इस चीज पर निर्णय या इस चीज पर कोई भी एक्शन राष्ट्रपति ही ले सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को और किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जिन सरकारों में संसदीय यूज किया जाता है और संसदीय प्रणाली होती है उसको कौन सी प्रणाली कहते हैं। तो उसके संघीय सरकार भी कहा जाता है कि एक साथ मिल करके, मतलब पूरे सभी राज्यों को एक साथ कनेक्ट करके एक सरकार बनाया जा रहा है, एक संघ बनाया जा रहा है। तो ऐसे गवर्नमेंट को हम संघीय सरकार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन कि भारत की संचित निधि में धन निर्गम पर किसका नियंत्रण रहता है, कि धन कहां पर कैसे जाएगा। तो ये होता है संसद के अधीन जो होता है उसी में निर्णय लिया जाता है कि कौन सा वित्त कहां पर खर्च किया जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10 नंबर का कि संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ। सबसे पहले जब भारत में संविधान लागू हो गया 1950 में, उसके बाद पहली बार त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ। तो ये हुआ था 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में पहली बार ये चीज हुआ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11 नंबर का क्वेश्चन कि संसदीय सरकार को और किस नाम से जाना जाता है। अब संसदीय सरकार को अभी हमने देखा था कि कौन कौन से नाम से जाना जा सकता है। तो जो संसदीय सरकार होती है उसमें कैबिनेट भी होता है, तो इसको कभी कभी कैबिनेट सरकार भी कहते हैं। इसमें एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, तो उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। सरकार का बेस्ट जो है मिनिस्टर स्वरूप होता है, क्योंकि उसमें मिनिस्टर एक साथ बैठ करके काम कर रहे होते हैं। तो ये जो चारों ऑप्शन है ये चारों ही सही है, तो आपका उपयुक्त सही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सी विशेषता संसदीय सरकार का नहीं है। इसमें से संसदीय सरकार का जो है जो व्यवस्था है कौन सा नहीं है। तो एकल कार्य प्रणाली, मतलब कि एक ही का जो है सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत कार्य प्रणाली काम करती है, तो वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था नहीं है। तो वो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री का शासन। प्रधानमंत्री का शासन नहीं होता है जब राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था होती है। उसमें एकल कार्यकारिणी होता है, एकल सदस्यता होता है, निचला शासन विघटित नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का शासन काल उसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी विशेषता संघीय सरकार की नहीं है। संघीय सरकार जो होता है उसमें लिखित संविधान होता है, संविधान को सर्वोच्चता दिया जाता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, लचीला संविधान नहीं होता है। बट कि भारत का संविधान भी देखोगे तो बहुत सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा टफ है एंड बहुत सारी जगहों पर थोड़ा सा लचीला है। तो इसमें चारों में आपका राइट आंसर यही हो सकता है, आपका ऑप्शन नंबर पी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संघीय व्यवस्था कौन से मॉडल पर आधारित है। तो भारत का जो संघीय व्यवस्था है ना, ये सिस्टम लिया गया था कनाडा से संघीय व्यवस्था को अडॉप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 16 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि निम्न में से जो है कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है या राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। केवल केंद्र सूची में इस समय 98 विषय हैं, या राज्यसभा केंद्र में अनावश्यक हस्तक्षेप में राज्य को की रक्षा करती है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन चारों में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि केवल जो केंद्र सूची है उसमें 98 विषय ही अभी इस समय बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। भारत का राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में कितने सदस्य चुन सकता है। तो वो है आपका 12। अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है।
तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो है वो स्वयं राष्ट्रपति करता है जब उससे रिक्वेस्ट किया जाता है कि यहाँ पर जो है व्यवस्था ठीक ठाक से नहीं चल रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो देखो, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका वेतन होता है 5 लाख रुपए महीने। भारत का जो राष्ट्रपति है उसको 5 लाख रुपए महीने वेतन के रूप में मिलता है। जो उपराष्ट्रपति होता है उसको 4 लाख रुपए मिलता है। और भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, उसको 2 लाख रुपए महीने का वेतन मिलता है। तो इस तरीके से व्यवस्थाएं चलती है। जो है उप प्रधानमंत्री होता है उसको 1.5 लाख रुपए महीने मिलते हैं। इस तरीके से वेतन सिस्टम है भारत में। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक रह सकता है? तो किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन जो है 3 साल तक रह सकता है, लेकिन उसको संसद के द्वारा हर 6 महीने पर उसको मिलना चाहिए कि हाँ ठीक है, राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाना जरूरी है। संसद के द्वारा उसको क्या होना चाहिए, हर 6 महीने पर अप्रूवल मिलना चाहिए। तो 3 साल तक चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में इस तरीके की प्रणाली को अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? तो प्रस्तावक और अनुमोदक इन दोनों की संख्या जो है 50-50 होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 50-50। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी भी राज्य में अपने पद पर जो राज्यपाल होता है वो बना रह सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहता है कि राज्यपाल बना रहे तो वो बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वो संघ और समवर्ती दोनों सूचियों पर जो है अध्यादेश जारी कर सकता है वो चाहे तो। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है, जो निर्वाचित करवाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि सर्वाधिकारवाद के अनुसार लोकतंत्र है। सर्वाधिकारवाद जो है ना वो कहता है कि लोकतंत्र जो है एक सड़ती हुई लाश है, ऐसा सर्वाधिकारवादियों का मानना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सर्वाधिकारवादी विचारधारा को एक अलग नाम से किस नाम से अभिहित किया जा सकता है? तो ये जो है मैकियावेली का एक दर्शन था। मैकियावेली ने इस चीज पर अपने विचार रखे हुए हैं, तो इसको मैकियावेलियन दर्शन भी कहा जा सकता है सर्वाधिकारवाद को। अगला क्वेश्चन है आपके पास 3rd नंबर का क्वेश्चन कि सर्वाधिकारवाद जो है वस्तुतः एक बीते युग की दोषपूर्ण विचारधारा है और उसे लोकतंत्र का संतोषजनक विकल्प नहीं कहा जा सकता। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये विचार रखा हुआ है लिंडसे महोदय ने। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि किस विचारक ने सर्वाधिकारवादी शासन को 2 शब्दों संपूर्ण नियंत्रण को परिभाषित किया हुआ है? तो ऐसा करने वाले हैं दोस्त जो है बैरीगटन मूर। बैरीगटन मूर महोदय ने इस चीज के बारे में इस तरीके से अपने विचार रखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 5th नंबर का क्वेश्चन कि किसने कहा कि सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में प्रेस को एक पियानो की तरह बजाया जाता है? सर्वाधिकारी जो व्यवस्था होगी उसमें प्रेस को क्या होगा, एक पियानो जैसे बजाते हैं ना वैसे ही बजाया जा सकता है। तो ऐसा नोबल्स महोदय का कहना था। आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन कि सर्वाधिकारवाद का अर्थ कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जिनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में व्यक्तियों का एक समूह शासन के माध्यम से नियंत्रण को बनाए रखने के लिए करता है। ऐसा विचार रखने वाले, ऐसी बात करने वाले कौन थे? तो जॉन कार्टस्की जो थे ऐसा विचार रखते थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7th नंबर का कि सर्वाधिकारवादी राज्य जो है वो मनुष्य को बना देता है। सर्वाधिकारवादी जो राज्य है वो मनुष्य को क्या बना देता है? तो ये मनुष्य को क्या बना देता है? निरीह बना देता है। क्या बना देता है? निरीह। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन कि सर्वाधिकारवाद की विशेषता क्या है? तो सर्वाधिकारवाद की जो है सार्वभौमिकता भी विशेषता है, अनिवार्य सहभागिता भी विश्वासता है, जनसंख्याओं का संस्थाओं का दमन भी एक विशेषता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 9th नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि लोकतंत्र की तुलना में सर्वाधिकार को जो वाद जो है इसको महत्ता मिले तो यह मानवता पर पशुता की विजय होगी और सभ्यता के स्थान पर बर्बरता को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ऐसा कहने वाले थे लिंडसे महोदय। लिंडसे महोदय की ये बात थी कि मनुष्यता पर एक तरीके का पशु जो होंगे उनका विजय प्राप्त हो जाएगा या पशु माइंडसेट का विजय प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10th नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ भी नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन, ये विचारधारा है दोस्त किसका? मुसोलिनी का। ये विचारधारा किसका है? ये विचारधारा है मुसोलिनी का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 11th नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये कह रहा है आपसे कि सर्वाधिकारवादी शासन में मनुष्य का जो संपूर्ण जीवन है
और क्रियाकलाप है उसका एकाधिकार होता है। उसका एकाधिकार क्या होता है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो किसका अधिकार होता है? राज्य का एकाधिकार होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राज्य का एकाधिकार। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। ये क्वेश्चन अगर आप पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली अगर ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसा कहने वाले थे आदर्शवादी हीगल ने इस बात को रखा हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन कि सर्वाधिकारवाद का एक समानार्थी शब्द अगर लिखना हो आपको तो आप क्या लिख सकते हैं? तो सर्वाधिकारवाद का समानार्थी शब्द आप निरंकुशतावाद भी लिख सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि राज्य के बाहर व्यक्ति या तो एक देवदूत है या जंगली पशु है। ऐसा कहने वाले कौन थे? ऐसा कहने वाले थे अरस्तु, और ये राज्य को बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे कि अगर राज्य नहीं है ना तो एक व्यक्ति या तो उसके बाहर बहुत देवता ही हो जाएगा, बहुत अच्छा ही हो जाएगा, या फिर जंगली पशु के समान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का कि सर्वाधिकारवाद किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है? तो जो सर्वाधिकारवाद है ना, ये एक तरीके का एक दलीय व्यवस्था का क्या करता है? समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र का उदाहरण है। तो सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र में आप फांसीवाद को भी ले सकते हैं, नाजीवादी को भी ले सकते हैं, साम्यवादी को भी ले सकते हैं, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन कि नागरिकों की समस्त गतिविधियों पर किसका नियंत्रण होता है? नागरिकों की समस्त जो गतिविधियां हैं उस पर कौन नियंत्रण करता है? तो इस पर करता है सर्वाधिकारवादी जो शासक होता है। वो कहता है सारे अधिकार, जितने भी अधिकार हैं सब मेरे पास हैं। तो सर्वाधिकारवादी जो शासक होता है वो नागरिकों की समस्त गतिविधियों पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन कि सर्वाधिकारवाद जो है वो समर्थन करता है। जो सर्वाधिकारवाद है वो कौन से चीज का समर्थन करता है? तो ये राष्ट्रवाद का समर्थन करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस चीज का? राष्ट्रवाद का। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन कि किस विचारधारा को मैकियावेलियन दर्शन कहा जाता है? तो मैकियावेलियन दर्शन किसको कहा जाता है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आपका था, आपको दिखाई देता हूं, देख सकते हैं यहां पर। पहला नंबर क्वेश्चन था कि नहीं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन कि सर्वाधिकारवादी विचारधारा को एक दूसरे नाम से क्या कहते हैं? मैकियावेलियन दर्शन। एंड इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मोड़ करके अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो है किस विचारधारा को मैकियावेलियन दर्शन कहते हैं? तो सर्वाधिकारवाद को मैकियावेलियन दर्शन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिकारवाद का उदाहरण नहीं है? तो सर्वाधिकारवाद का इसमें उदाहरण क्या नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, साम्यवाद। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर का क्वेश्चन कि सर्वोत्तम सरकार वो है जो कम से कम शासन करता है। ऐसा किसने कहा हुआ है? तो ऐसा आदर्शवादियों ने कहा हुआ है कि सबसे बेहतरीन सरकार वो है जो कम शासन करती है। और ऐसा कहने वाले मतलब जो कौन है? आदर्शवाद है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि किस राजा ने कहा कि मैं ही राज्य हूं? किस राजा ने ये बात कह दिया कि मैं ही राज्य हूं? तो ऐसा कहने वाले थे लुई 14वां। लुई 14वां ने कहा कि मैं ही राज्य हूं। तो इस तरीके से था दोस्त आज का हमारा वीडियो। तो यहां पर ये वीडियो आपका खत्म होता है। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने इतने सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करवा दिए हैं ना कि इतने, इससे अलावा आपका दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता। अगर आपने इतना पूरा कंप्लीट कर लिया है और आपका ऑप्शनल पेपर आ रहा है तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को किल कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर टू योर फ्रेंड्स, शेयर टू योर फ्रेंड सर्किल, जितने भी आपके स्टूडेंट्स ग्रुप हैं सभी में शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। एग्जाम्स आपके जल्द ही स्टार्ट हो रहे हैं तो इसके लिए मुझे इस तरीके की सीरीज बनानी पड़ रही है। एंड मैं और भी सब्जेक्ट्स का पूरा, चाहे ऑप्शनल हो, थ्योरी वाले हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, वो सारा कुछ क्वेश्चन पेपर मैं तैयार करके आपके सामने लाता रहूंगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।